दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल 2,20,000 डेथ होती हैं हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हमारे देश में ऐसी ट्यूबरकुलोसिस भी होने लगी है जिसमें कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। दुनिया भर के अगर ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेस हैं वो उसके 1/4 हमारे देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है और ये भी कोरोना की तरह इसका इन्फेक्शन होता है, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये खांसने से, छींकने से या तेज़ बोलने से इसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो सामने वाले के मुंह के या नाक के रास्ते से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हुए फेफड़ों में जाते हैं। वहाँ पे इसका बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है या छुप के बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, अभी छुप के बैठ गया तो ज़रूरी नहीं कि कोई सिम्टम्स नहीं आए। तो हमारी लाइफ में एक आध बार तो हमारे अंदर इसका बैक्टीरिया ज़रूर गया होगा। और हमारी बॉडी इम्यूनिटी, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन हमारे लगा हुआ होता है, तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी इसको मार देती है। या फिर जिनकी वीक होती है तो ये फिर उसमें छुप के बैठ जाता है और फिर वो अंदर ही अंदर फेफड़ों में डेवलप होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कोई सिम्टम्स आए। उसके बाद निकल के ये जब बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है तो ये निकल कर बाहर आता है और फिर ये बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल जाता है या फिर इन्फेक्शन करता है जब लक्षण आते हैं। तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या लक्षण आते हैं इसके ट्यूबरकुलोसिस में। तो सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट को खांसी होगी और खासकर वो 3 हफ्ते से पुरानी खांसी ठीक नहीं होती है, उसमें बलगम आ रहा होता है। वो बलगम पीला, हरा या उसमें ब्लड भी आ सकता है। ऐसे पेशेंट को भूख नहीं लग रही होती है, जाड़ा लग रहा होता है, ठंडे ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, शाम के टाइम खासकर फीवर आ रहा होता है और उनका वजन कम हो गया होता है, वीकनेस ही महसूस कर रहे होते हैं और सांस फूल सकती है, सीने में दर्द हो सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो ऐसे पेशेंट में देखे जाते हैं। अब मैंने ड्रॉपलेट बता दिया, सिम्टम्स बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस में अगर चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो सीने में इसका एक्सरे में इसका लीजन दिख जाता है। एक ब्लड टेस्ट होता है, मॉन्टुक्स टेस्ट होता है। स्पूटम टेस्ट में 3 स्पूटम कराए जाते हैं। अगर ये एक में भी दिख जाए, AFP स्टेन होता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरिया दिख जाए तो फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है, डायग्नोज हो जाता है। कुछ केसेस में इसको कल्चर भी कराते हैं जहाँ बिल्कुल दिखता नहीं है तो ये, या बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है तो, या मॉन्टुक्स टेस्ट में एक प्रोटीन जो है ये ट्रांसडर्मली इसमें चेक किया जाता है। उसको रीडिंग 72 घंटे बाद उसकी जो हार्डनिंग है ये देखी जाती है कि 10 mm से ज़्यादा है या नहीं। इसमें हार्डनिंग को देखना चाहिए, लाली को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये टेस्ट इतना स्पेसिफिक नहीं होता पर हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस में। और फिर या जैसे ब्लड टेस्ट में एलाइजा या एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस गोल्ड इसका टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया डायग्नोसिस। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर लीजन आ गया है और कोई सिम्टम्स नहीं है, एक लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट एक्सरे में दिख गया है या और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे पेशेंट को, ऐसे ट्यूबरकुलोसिस 9 महीने एक ही मेडिसिन से ले सकता है, INH, या फिर इसको 4 महीने रिफेम्पिसिन लिया जा सकता है, या फिर 3 महीने के लिए रिफेम्पिसिन और INH का कम्बिनेशन दिया जाता है, वो वीकली दिया जाता है। अगर मान लीजिए पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का मतलब सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अच्छी तरह डायग्नोज हो गया केस, ठीक है, तो फिर इसको 6 महीने का डॉट थेरेपी दी जाती है। शुरू में 4 मेडिसिन चलती हैं, शुरू के 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर ये बाद के 4 महीने 2 मेडिसिन दी जाती हैं और ये ऑब्जर्वेशन में चलती हैं। इसको हम कहते हैं डॉट्स थेरेपी। अब डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेते हैं। ट्रीटमेंट शुरू किया, उनके सिम्टम्स 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, हो सकते हैं वो ठीक हो गए और फिर वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे पेशेंट जब ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो फिर मेडिसिन की रेजिस्टिविटी आ जाती है उनमें। ट्रीटमेंट तो छोड़ दिया पर TB अंदर ही अंदर जो इसका बैक्टीरिया है वो इन मेडिसिन को रेजिस्टेंस हो जाता है और फिर अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता है। और फिर जब ऐसे जो पेशेंट हैं दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं थ्रू खांसने से, छींकने से, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो उसको रेजिस्टेंट TB हो जाती है। यानी कि फिर ये जो 4 मेडिसिन हैं ये असर नहीं करती, फिर और स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स और वो अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, इसीलिए WHO ने डॉट्स थेरेपी जो है सजेस्ट की है कि सो दैट पेशेंट इससे पूरी तरह रिकवर हो जाए। इसमें डॉट्स थेरेपी में क्या किया जाता है कि डायरेक्टली पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन मेडिसिन खिलाई जाती है, जैसे कि अब वो ट्वाइस वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है,
वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर के कहाँ कैसे को कौन सा रेजिम फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें पेशेंट को अपने सामने मेडिसिन दी जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि मेडिसिन जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है और रेजिस्टेंस में कमी आती है और उसके ठीक होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट के। और तो ये था डॉट्स थेरेपी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की। अब तो कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेने से इसमें फिर रेस्टिविटी आ जाती है और एक कंडीशन होती है माइलेरी ट्यूबरकुलोसिस में। ये ट्यूबरकुलोसिस जब ठीक नहीं होता तो वो फिर जब सब में फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो आपके माइंड को जब माइलेरी मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस या आपके किसी भी ऑर्गन को बॉडी के एक बार फैल गया तो बाकी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, जैसे कि बोन्स की ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड की ट्यूबरकुलोसिस, किडनी की, कहीं का भी जाके ये टीबी कर सकता है। तो ये आपको हो गया। एक हो गया टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, एक ये कंडीशन और देखने को मिल रही है, इसमें कोई दवा काम ही नहीं करती। तो इस वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन फिर देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है ऐसी कंडीशन को, ऐसी बीमारी को मैनेज करना जिसमें कोई दवाई असर ही नहीं करती और वो इन्फेक्शस हो, वो दूसरे को लग जाए। तो आप समझ सकते हैं तो कितना, तो ये एक गंभीर समस्या है हमारे देश की। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि इसका बैक्टीरिया छुपा रहता है, ज़रूरी नहीं कि आपको बैक्टीरिया अंदर गया, फेफड़ों में जाके थोड़ा बहुत डैमेज किया, वहीं छुपा रहेगा और फिर वो जब निकलेगा जब बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो अब ये छुप गया अंदर जाके, अब ये वेट करेगा कि कब बाहर निकलना है, कब बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो। तो जब कुछ लोगों की बॉडी इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो वो निकलता है। तो उसमें रिस्क फैक्टर में इसके आता है ओल्ड एज, या बॉडी के साथ साथ एज के साथ साथ बॉडी इम्यूनिटी डाउन होती है, या फिर HIV पेशेंट तो जिनकी बॉडी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो आप जितने भी एड्स के पेशेंट मरते हैं उसमें मरने वालों में हर तीसरा पेशेंट जो है एड्स से मरता है, क्योंकि ये इससे ट्यूबरकुलोसिस से मरता है, क्योंकि ये उसको बहुत जल्दी या तो लेटेंट छुपी भी होती है ऑलरेडी, या इन्फेक्शन होता है तो वो उससे उबर नहीं पाता, ट्यूबरकुलोसिस फैल जाती है, वो मर जाता है इससे। ठीक है। या अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो HIV हो गया, ओल्ड एज हो गया, या फिर किसी को शुगर है, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये देखा जाता है, या किसी का कैंसर है, या कुछ ऐसी मेडिकेशंस चल रही हैं जिससे कि बॉडी इम्यूनिटी डाउन होती है। जैसे एक होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, जो गठिया भाई के इलाज में दी जाती है, उससे बॉडी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उन लोगों को भी इसका खतरा बना रहता है। या कुछ लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जैसे इंडिया, मैक्सिको, चाइना, जहाँ ये प्रिवेलिंग है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनको भी खतरा रहता है। तो दोस्तों ये मतलब एक सीरियस समस्या है। ये आप कोरोना से घबराए में, ठीक है अभी कोरोना आया है, चला भी जाएगा, पर ट्यूबरकुलोसिस तो कब से हमारे देश में है, और 2,20,000 इससे ह्यूज रेट है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है ये, और इतने लोग इससे मर जाते हैं और रेजिस्टेंस भी आता है। तो आप समझ सकते हैं तो ये कितनी गंभीर समस्या है। तो दोस्तों ये था टीबी के बारे में। आप मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा और आप इससे ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, सो दैट उनको भी पता लग सके कि कितनी घातक बीमारी है और इससे कैसे बचना चाहिए। बचने के लिए आप अगर किसी पेशेंट को है तो उसको पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए भीड़ भाड़ वाली जगह में, जैसे कोविड-19 की प्रिकॉशंस है वही सब है, तो भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।